17 अगस्त 2023 का दिन है। जल्दी से इतिहास पे नजर डाल लेते हैं। 1947 रेड क्लिफ लाइन, डेट पे ध्यान दीजिए 17 अगस्त, सन पे ध्यान दीजिए 1947। भारत को आज़ाद हुए 2 दिन हो गए थे और पाकिस्तान को बने 3 दिन। 14 अगस्त को बन गया था, उसको टेक्निकली यही मानते हैं। औकार जी, जो रेड क्लिफ लाइन है ये रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो वर्तमान पाकिस्तान है। पहले तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ऐसा हुआ करता था, लेकिन जो लाइन भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री को मार्क करती है कि इधर पाकिस्तान है, इधर ये, वहाँ पे पूरी डिमार्केशन हो रखी है प्रॉपर। आज के दिन ये लाइन सामने आई थी और सबको बताई गई थी कि ये लाइन होगी। आप देखिए पाकिस्तान को बने 3 दिन हो गए थे। आज के दिन पता लगा था कि असल में भारत कहाँ है और ये कहाँ। अब इनको देखिए जी, ये अगर लाइन है तो आप दक्षिण में, अगर दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर चलें तो रन ऑफ कच्छ से होती है, गुजरात से शुरू है ना, जो कच्छ का रेगिस्तान जो है वहाँ से शुरू होके और फिर ऊपर आती है सर क्रीक से लेके, आप ये कह सकते हैं, और ऊपर आती है JNK की बाउंड्री तक का। अच्छा, अब एक लाइन ऑफ कंट्रोल भी है। वो इसलिए है क्योंकि वो जब पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया कश्मीर पे, तो फिर वो जहाँ रेड क्लिफ लाइन से इधर आ गए, तो बाकी पे फिर अब वो नहीं है, अब दोनों अपने अपने हिस्से पे कायम है। तो अभी एक हिस्से तक है जम्मू कश्मीर से पहले तक, लेकिन इसकी पूरी जो बाउंड्री वो ये है। अब इसे ओंकार जी, इसे रेड क्लिफ लाइन क्यों कहते हैं? भारत में बाउंड्री निर्धारित करने के लिए 2 कमीशन बने, बाउंड्री कमीशन, जब भारत की आज़ादी हुई। एक ने बांग्लादेश की ये देखना था आबादी कहाँ रहे, डिमार्केशन कैसे होनी और पाकिस्तान कहाँ होगा और भारत कहाँ होगा, ये तय करने के लिए। तो इसके ज्वाइंट जो चेयरमैन थे दोनों कमेटीज़ के, उनका नाम था साइरिल रेडक्लिफ, और उन्हीं के नाम पे जो है पाकिस्तान और भारत की वर्तमान में जो बाउंड्री है उसको इनका नाम दे दिया गया, रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। अब देखिए इनकी चुनौती बड़ी थी औकार जी। ये जो क्षेत्रफल जो इन्होंने बांटना था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो था 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर, 4,50,000 वर्ग किलोमीटर था। अब इसे इनकी चुनौती ये थी कि इसे बराबर भागों में बांटना था। चुनौती तो खैर खुद खड़ी की थी ना अंग्रेजों ने, उनको भारत का बंटवारा ही करना था, अदरवाइज ये चुनौती थी ही नहीं। पर चलिए मान लेते हैं, हम सिर्फ इस कमीशन की बात करते हैं जो बाउंड्री कमीशन बना। 4,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था और उसमें 8,80,00,000 लोग रहते थे। अब कम से कम इतना बंटवारा जरूर करना था कि बराबर एरिया आ जाए। हालांकि आपको पता होगा कि लाहौर पहले भारत में था, लेकिन फिर ये कहा गया जी कि उत्तर की तरफ पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं होगा तो लाहौर दे देते हैं। खैर चलिए वो अलग बातें हैं। तो इसलिए रेड क्लिफ लाइन, और देखिए बड़ी बात ये है कि 2 देश अलग बन चुके थे, या पाकिस्तान अलग बन चुका था, हमें ऐसा कहना चाहिए, लेकिन उसके बनने के 3 दिन बाद पता लगा था कि बाउंड्री है कहाँ। 1988 पाकिस्तान के 6ठे राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक, लोग उन्हें तानाशाह के तौर पे भी याद करते हैं, आज के दिन रहस्यमय विमान हादसे में मारे गए थे। अगर हम बात करें जनरल जिया उल हक की, तो इनका जन्म भारत में हुआ था, जालंधर में ओंकार जी, और ये 1943 में जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, वहाँ से सेकंड लेफ्टिनेंट होता था, तब पास आउट हुए थे, बनके फौजी अफसर बन के पास आउट हुए थे। उसके 4 साल बाद बंटवारा हुआ, चॉइस थी, ये चले गए पाकिस्तान। वहाँ पे रेस किया इन्होंने, और रेस किया और आगे बढ़ते गए। 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनको इन्होंने हटाया, फिर फांसी भी दी गई। आपको पता है भुट्टो साहब को एक किसी कार्यकर्ता की हत्या के जुर्म में किसी एक, और उसके बाद ये बन गए। अच्छा, आज के दिन हुआ क्या था ओंकार जी? 1988 में बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह है, वहाँ पे अमेरिकन जो बैरक टैंक हैं उनकी नुमाइश लगाई गई थी। अमेरिका की तब बड़ी याराना था पाकिस्तान के साथ, तो ये बताने के लिए कि आप ये टैंक खरीद लीजिए, उनका डेमो दीजिए। डेमो लेने गए थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े फौजी अफसर थे साथ में, और जो अमेरिकन जो राजदूत थे पाकिस्तान में वो भी शामिल थे। अब ये देखते और ये बैठते हैं आर्मी के प्लेन में, और ये होता है C-130 हरकुलसा। ये सारे लोग, राजदूत भी इसमें होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं और फौज के बड़े अफसर भी होते हैं। बड़े आराम से टेक ऑफ करता है साफ मौसम में बहावलपुर से ये जहाज़ है, और उसको जाना होता है इस्लामाबाद। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये ट्रैफिक कंट्रोल से इसका जो कांटेक्ट होता है वो कट जाता है, और कुछ लोगों ने जिन्हें बाद में इसके बारे में बताया, उन्होंने बताया कि जी नोज डाउन डिप कर रहा था प्लेन, और नीचे ज़मीन पे सिर के बल गिरता है, आके मुंह के बल गिरता है, और सब कुछ तबाह। बड़ी बात पता क्या थी ओंकार जी, इसमें ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था। इसका जो एक बक्सा सा आप देखते हैं ऑरेंज कलर का, कहते हैं उसको ब्लैक बॉक्स, से पता लग जाता है हुआ क्या था, वो नहीं मिला। बड़ी अजीब बात थी, कॉन्स्पिरेसी कही जाती है आज तक की। अगर आपके पास कभी वक्त हो तो इंटरनेट पे जाइएगा, पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स चले हुए थे, वही ओलंपिक्स थे ओंकार जी जहाँ पे अभिनव बिंद्रा ने वो राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया था, पहला इंडिविजुअल इंडिया के लिए। अमेरिका के चैंपियन स्विमर माइकल फेल्प्स,
आपने नाम सुना होगा यकीनन अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। 6 फुट 4 इंच लंबे इस स्विमर ने आज के दिन अमेरिका के लिए 4x100 मीटर मेडले रिले में स्विमिंग पूल में स्वर्ण पदक जीता। 4 लोग होते हैं ना 400 मीटर में, 100 मीटर एक दौड़ता है बैटन पकड़ के, दूसरा इसमें बैटन नहीं होते, इसमें छलांग लगाई जाती है, टच करते हैं आप और दूसरा कूद जाता है। तो ये लास्ट थे स्विमर थे और इन्होंने अपने देश के लिए मेडल गोल्ड मेडल जीत लिया। अब क्या हुआ, बहुत से लोग जीतते हैं, बड़ी बात पता क्या थी ओंकार जी, बीजिंग ओलंपिक्स में ये माइकल फेलिप्स का 8वां गोल्ड मेडल था इंडिविजुअल। बिल्कुल। और ये अभी तक रिकॉर्ड है। और उन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा, अमेरिकन स्विमर ही थे जी, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था मार्क स्पिट्स साहब का, जिन्होंने म्यूनिक ओलंपिक्स में 1972 में 7 गोल्ड मेडल जीते थे। ये वही है जहाँ पे वो आपको पता होगा कि वो इजराइल के उनको बंधक बनाया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी एथलीट्स की। तो जी आज का इतिहास